Assalamu alaikum students, I am here again and with a very interesting lecture so far। और ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया था तो हम इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे थे और इनहिबिटर्स की एक टाइप को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने उसकी दूसरी टाइप को फिर आगे उनकी एग्जांपल्स को स्टडी करना है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और फिर इसके बाद हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे। दैट वुड माइट बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर और फिर उसके बाद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। सो हियर कम्स द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में ये कहा था कि देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन एंजाइम एंड for the active site of the enzyme between the substrate and the inhibitor। basically competitive inhibitor में हमने पढ़ा था कि वो उसे structurally मैच करता है substrate से। inhibitor जो है तो enzyme sometimes substrate को bind करने के बजाय इनहिबिटर को अपनी बाइंडिंग साइट पे ऑक्यूपाई कर लेता है या बाइंड कर लेता है। लेकिन कैटालिटिक साइट जो है थोड़ी सी ज्यादा समझदार है, कैटालिसिस नहीं होने देती। सो देयर इज नो कैटालिसिस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। उसमें हमने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एग्जांपल देखी थी और लास्ट पे फिर हमने उसके सिग्निफिकेंस देखी थी। इंपॉर्टेंस में 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अच्छा, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिट तो करेगा, इनहिबिशन का वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इनहिबिशन तो होनी है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है कि देयर इज नो कॉम्पिटिशन। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे द एंजाइम इज लाइक द इनहिबिटर इज नॉट गोइंग फॉर द एक्टिव साइड, दैट इज नॉट क्रेजी फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड, बल्कि ये क्या करता है, ये एक्टिव साइड के साथ बाइंड करने के बजाय एंजाइम पे किसी और जगह पे बाइंड कर जाता है। अब वो जो कोई और साइट है जिस पे बाइंड कर जाता है दैट इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट। ये एंजाइम में कहीं भी हो सकती है जहां भी इनहिबिटर बाइंड करता है। अच्छा, अब जब ये इससे बाइंड कर जाता है तो हमारे पास क्या होता है, या तो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है एंजाइम, दिस इज यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब या तो रिवर्सिबली ऐसा होता है फॉर सम टाइम जिसके बाद एंजाइम दोबारा से रीगेन कर सकता है अपनी एक्टिविटी, और इसको हम टेम्परेरी इनएक्टिवेशन कहते हैं या टेम्परेरी इनहिबिशन भी कहते हैं समटाइम्स। बट समटाइम्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स द परमानेंट इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। दिस परमानेंट इनएक्टिवेशन इज माइट नोन एज लाइक, हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम इज गेटिंग डीनेचर्ड। ठीक है जी, डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम कैन बी देयर। एंजाइम डीनेचर हो जाता है टेम्परेरीली इनएक्टिव होने के बजाय, इट इज गेटिंग डीनेचर। तो डेफिनेटली जब डीनेचर हो गया तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर अटेन नहीं रहा। अगर उसका स्ट्रक्चर अटेन नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब क्या हो गया, डीनेचर हो गया, अब दोबारा से रीगेन नहीं कर सकता। सो ये एक इरिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ थिंग है हमारे पास। अच्छा, अब होता क्या है जी, टेम्परेरी इनएक्टिवेशन में क्या होता है या रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है हमारे पास कि इट डू नॉट प्रिवेंट द ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करने से नहीं रोकता या सबस्ट्रेट को स्टॉप नहीं करता फॉर नॉट गेटिंग बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जैसे कि अभी हमने पहले कहा है कि इसका कंपटीशन कोई नहीं है, एक्टिव साइट के लिए इनहिबिशन नहीं है क्रेजी बिल्कुल यहाँ पे। सो कहता है कि ये क्योंकि एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इसने कुछ नहीं कहना। देखें, आपके पास ये है कोई भी एंजाइमेटिक बॉडी और ये है इसकी एक्टिव साइट, ठीक है। अब इस एक्टिव साइट के लिए प्रॉब्लम था ही नहीं, एक्टिव साइट के लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं। अब क्या हुआ ये, इसकी शेप देखें यहां से ये, अब हुआ ये कि इनहिबिटर आके बाइंड किया इसके साथ यहां पे, ठीक है। इनहिबिटर आके बाइंड किया यहाँ पे तो क्या हुआ कि एंजाइम की शेप इसने चेंज कर दी, ऑल्टर कर दी। अब शेप इसने ऑल्टर कर दी तो क्या हुआ हमारे पास, हुआ ये कि अब दिस इज गोइंग टू मेक दी, अब जो भी सबस्ट्रेट है वो तो अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट का तो कोई इशू नहीं है। सबस्ट्रेट फर्ज करें ये था, सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, एंजाइमेटिक बॉडी ये थी, लेकिन एंजाइम की शेप ऑल्टर हुई है तो बॉन्ड्स कुछ ऐड हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप इसकी एग्जांपल यहां से लें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का जैसे मॉलिक्यूल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं और एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं इनको टोटल कर लूं तो इट इज आई थिंक इट इज 574 अमाइनो एसिड्स हैं हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब उन 574 अमाइनो एसिड्स में से अगर एक अमाइनो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स बीटा चेन के ऊपर नंबर 6 के ऊपर वेलिन आके अटैच हो जाता है,
वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आके अटैच हो जाता है, या कोई और अगर एंजाइम आके अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाता है तो उसकी पूरी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। दैट माइट कॉज अ डिजीज, जिसको आप सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसमें सेल्स की जो शेप होती है आरबीसीज की वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं जगह जगह वॉल्स के अंदर, फिर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता। सो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे अब ये इनहिबिटर आके ऐड हुआ है, इसने एंजाइम की शेप कोई ऑल्टर कर दिया है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा आपके पास, सबस्ट्रेट तक तो स्टोरी हो जाएगी, लेकिन आगे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। जो उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकेगी। सो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन। इसको भी हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे फीडबैक इनहिबिशन में वर्किंग हो रही है। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स द परमानेंट इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। परमानेंट इनएक्टिवेशन में यानी आपके पास जो नॉन कंपेटिटिव इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें एंजाइम ही डिस्ट्रॉय कर जाता है। ठीक है, एंजाइम डिस्ट्रॉय कर जाता है बाय ऑल्ट्रेशन इन शेप। एंजाइम की शेप ऑल्टर होती है, पहले ऑल्टर होते 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 वो डिस्टॉर्ट ही कर जाता है। डिस्टॉर्ट इसलिए कर जाता है बिकॉज उसकी जो फोल्डिंग्स होती हैं, इंटैक्टमेंट होती है, वो खत्म हो जाती है, फोल्डिंग्स खुल जाती हैं, तो उसका वो जो स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। सो हम कहते हैं कि जो कोलैप्स्ड एंजाइम है डेफिनेटली उस पर तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जी साइनाइड्स हैं और सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। ये दोनों बिहेव कर सकते हैं एज इनहिबिटर्स, जो कि आपके पास परफॉर्म करेंगे क्या, इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। सो अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम कि ये दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। अब साइनाइड को देखा जाए तो साइनाइड्स हमारे पास पॉइजन्स में आते हैं। दीज आर दी पोटेंट पॉइजन्स टुवर्ड्स दी लिविंग्स। अब पोटेंट पॉइजन्स क्या मतलब है, पोटेंट पोटेंसी से है, यानी इसकी इतनी पोटेंसी है कि इट कैन कॉज दी हार्म। अब ये आपके पास प्रॉपर पॉइजन कंसिडर होता है जो साइनाइड है, एंड बेसिकली इट इज how it is going to react as an inhibitor, it is inhibiting the cytochrome oxidase complexes. अब क्या होता है कि ये जो cytochrome oxidase complexes हैं, these are very important for the cellular respiration किसी भी living being के अंदर। अब अगर cellular respiration ही नहीं हुई तो definitely वो living मतलब जो living है वो dead हो जाएगा। और बेसिकली काम करता कैसे है, जो इसका इंटरनल मैकेनिज्म है वो कैसे है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस में ये डायरेक्टली बाइंड करता है विद द आयरन। दिस आयरन इज बेसिकली लाइक मोस्ट प्रोबेबली इट इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप ओवर दैट। सो प्रोस्टैटिक ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है, बाइंड करता है तो एंजाइम को डीनेचर करना शुरू कर देता है, उसकी फोल्डिंग्स को खोलना शुरू कर देता है, या उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देता है परमानेंटली। अब जब वर्किंग स्टॉप होती है तो जाहिर है सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी। अब व्हाट इज बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन ये है कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज होती है और वाटर आपके पास फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और एटीपी फॉर्म होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर मैं एक रिएक्शन से बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन आपको हेल्पफुल होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बनाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर और साथ एटीपी। सो हम बेसिकली कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब ये होता है कि बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये एक हैवी मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और ये इन छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये सारा प्रोसीजर हम जो करते हैं वो एटीपी के लिए करते हैं, एनर्जी के लिए। तो अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर नहीं कर रहा तो फिर वो डेड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हैं। सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स में हमारे पास कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ये सब एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, ये अब कैसे काम करती हैं? दीज आर गोइंग टू कंबाइन विद द थायोल ग्रुप विच इज एक्चुअली द SH ग्रुप, सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप, एंड दे ब्रेक द डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनसाइड द एंजाइम। अब ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस को तोड़ने का क्या मतलब है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर समटाइम्स ऑफ द एंजाइम्स। तो अगर हमारे पास ये ब्रिजेस ब्रेक हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि एंजाइम का जो इंटैक्टेड सा स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो डेफिनेटली फिर वो इरिवर्सिबली अब वो दोबारा से रीगेन नहीं कर सकता अपनी एक्टिविटी को। या आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इनएक्टिव हो तो इट माइट रीगेन इट्स एक्टिविटी, लेकिन इफ इट इज लाइक
डिस्ट्रॉयड, तो फिर अपनी एक्टिविटी को ये गेन नहीं कर सकता। नाउ कम टुवर्ड्स द फीडबैक इनहिबिशन, जो हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे टेम्पररी इनहिबिशन के अंदर, और मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि फीडबैक इनहिबिशन इज द एग्जांपल। लेट्स कम हियर। अब फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास क्या है जी, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि स्टॉप इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रिवेंशन ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। एक एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक होती है इसके अपने ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हम ये इसको आसान लफ्जों में कैसे कह सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी इज रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट हेयर। अब यूजुअली हमारे पास ये एक नॉर्मल एंजाइमेटिक मैकेनिज्म का प्रोसीजर है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट्स में आए, कभी कभी इट इज नेसेसरी टू। तो ये हमारे पास हमेशा तब होता है, मोस्ट कॉमनली तब होता है जब मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब ये है कि आपके पास एक सबस्ट्रेट है ए और एक एंजाइम है सपोज E1, दैट इज रिएक्टिंग विद दैट, मतलब जो ए है वो E1 से रिएक्ट कर रहा है और वो बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो जो बी है वो किसी और एंजाइम के लिए से E2, उसके लिए वो सबस्ट्रेट है, वो उस पर रिएक्ट करता है, वो उसको सी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब वो जो सी है वो किसी और एंजाइम से E3, उसके लिए एक सबस्ट्रेट है, वो उसके ऊपर काम करता है और सो ऑन, फिर आगे चलता जाता है रिएक्शन। तो रिएक्शंस माइट बी लाइक 10 स्टेप हो सकता है, 5 स्टेप हो सकता है, 100 स्टेप्स हो सकता है, 1000 स्टेप्स हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं फीडबैक इनहिबिशन को, तो उसमें एग्जांपल एक ले लेते हैं, उससे जरा ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। अब हम मेरे पास ये है सबस्ट्रेट जी, एस्पार्टेट मेरे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। 5 स्टेप रिएक्शन के बाद ये थ्रियोनीन में कन्वर्ट होता है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एस्पार्टेट पे E1 एक्ट करता है, उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करता है, से किसी और अमाइनो एसिड में, बी में। अब वो बी जो है उसको E2 एक्ट करता है, फिर उसके ऊपर फिर E3, E4 कमिंग टुवर्ड्स E5। 5 एंजाइमेटिक प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रियोनीन में, ठीक है। अब जब थ्रियोनीन एक एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, हमारे पास जितना यूज हो रहा है उससे मतलब उससे ज्यादा स्टोर्ड है सेल में, तो अब मजीद थ्रियोनीन बनने की जरूरत नहीं होती। तो अब ये इस एंजाइम को कैसे बताता है कि मजीद नहीं कन्वर्ट करना? ये क्या करता है, ये जाके ये जो थ्रियोनीन है ये इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाता है तो ये इस सबस्ट्रेट की आगे प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होने देता, तो यानी ये एक तरह से रिएक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये एक्सेस में अभी, राइट। अब जब ये यूज होगा, फर्ज करें कि ये साथ साथ इस यूज अप हो रहा है, इट इज गोइंग टू गेट यूज्ड अप, आहिस्ता आहिस्ता यूज हो रहा है। अब इसकी क्वांटिटी होना शुरू हुई लो, कम हुई, अब क्या करता है, ये यहां से हट जाता है। allowing this enzyme, like it is going to allow this E1 to bind with this aspartate and the reaction to be continued further. So हमारे पास जो feedback inhibition है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है एंजाइम रेगुलेशन का, नॉट ऑलवेज द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। और इसमें जो एग्जांपल है आई एम श्योर कि ये आपको हेल्पफुल होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। सो अभी इसके बाद हम चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। ओके जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और छोटा सा टॉपिक है जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। अभी हमने कहा कि हमने सिर्फ उस बेस पे एंजाइम्स की क्लासेस को पढ़ा है जो टाइप ऑफ रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं। सो द सेकंड वन इज द कैटेगरी दैट इज बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट अपॉन विच एंजाइम इज एक्टिंग। तो हमारे पास पहले इसमें जो पहली क्लास है दैट इज प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस नाम उसका बता रहा है कि दैट इज वर्किंग ओवर प्रोटीन्स। अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दे आर बोथ स्पेशलाइज्ड टू डाइजेस्ट दी पॉलीपेप्टाइड्स, और उसको कन्वर्ट करता है ये छोटे पेप्टाइड्स में विच आर लाइक पेप्टोन्स। और उसके बाद हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेजेस और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं जो क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन्स को डाईपेप्टाइड्स के अंदर, मतलब उससे सिंपल में। और जो एरिप्सिन है वो डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमाइनो एसिड्स। जाहिर है डाईपेप्टाइड टूटेगा, डाईपेप्टाइड का मतलब है 2 अमाइनो एसिड्स, तो वो जब ब्रेक डाउन होगा तो दैट इज मेकिंग सिंपल अमाइनो एसिड्स। तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास है।
ओके, कमिंग टूवर्ड्स दी सेकेंड वन, अब हम दूसरी क्लास की तरफ आते हैं, दैट इज लाइपेजेस। तो लाइपेजेस में दिस इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज और दिस इज गोइंग टू एक्ट अपॉन लिपिड्स, और ये लिपिड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जी पैंक्रियाटिक लाइपेजेस की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 6 आपके पास क्लासेस यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी 6 को एज एन एग्जांपल लिया हुआ है। ये वो एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं, उन पे वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज अमाइलेजेस या अमाइलेज। तो अमाइलेज काम करता है, किस पे एक्ट करता है? स्टार्च या ग्लाइकोजन पे। और स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे पास बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। इनको ब्रेक डाउन कर देता है किस में? मैल्टोजेस में, राइट। उसके बाद जो सेलुलेज है वो सेलुलोज पे वर्क करता है। अगेन ये एक पॉलीसैकेराइड है, उसको कन्वर्ट करता है सेलोबायोज के अंदर, स्मॉलर यूनिट में। इस तरह माल्टेज है वो माल्टोज पे वर्क करता है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोजेस में, क्योंकि माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोजेस। उसके बाद हमारे पास डायस्टेज है। डायस्टेज इज गोइंग टू कन्वर्ट लाइक वर्किंग ओवर स्टार्च, और इसको कन्वर्ट कर देता है ये माल्टोज में और फिर आगे ग्लूकोज में। फिर उसके बाद हमारे पास है जी सुक्रेज। सुक्रेज जो है इट इज वर्किंग ऑन सुक्रोज। इसका जो सबस्ट्रेट है वो सुक्रोज है, और वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, बिकॉज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल के सुक्रोज बनाते हैं। तो ये इसको इसके यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज मेरे पास लास्ट एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में, और ये लैक्टोज पे काम करता है, और लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। बेसिकली लैक्टोज हमारे पास बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज की फॉर्मेशन से। बिल्कुल लास्ट पे जो कैटेगरी है दैट इज न्यूक्लिएजेस। अब न्यूक्लिएजेस में आगे 3 फर्दर क्लासेस हैं मेरे पास। एक मेरे पास है जी आरएनएजेस। ये वो हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स पे बेसिकली काम करते हैं। आरएनएजेस, डीएनएजेस एंड एटीपीएजेस। आरएनएजेस आरएनए को ब्रेक डाउन करता है इनटू इट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनएजेस डीएनए को ब्रेक डाउन करता है इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और एटीपीएजेस क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है विद इन आवर muscle cells. So that's all from my side. Thank you so very much for being here today. और इसको आपको I hope कि अच्छा understand हो जाएगा. If you have still any doubt or question, you may ask in your relative query session. Thank you so much.